बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहाँ पर भी होंगे और आपका दिन बेहतरीन उसका आगाज हो चुका होगा और बाकी का दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हम भी इसमें अच्छा हिस्सा डालेंगे और इसको खूबसूरत बनाएंगे आपके साथ, आपके संग। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मैं में मेरा साथ देंगी फातिमा तुज़ारा। मैंने आज रुकना ही नहीं है बस क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। जी, फातिमा तुज़ारा भी मौजूद है। वो कहते हैं ना कुछ सुबह ऐसी होती है, मॉर्निंग्स ऐसी होती है जिसमें आपकी ना एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है। तो आज भी कुछ ऐसी है, बस मेरा दिल करे कि आज मैं ही बोलती जाऊं। तो अच्छा, पता नहीं ज़ाहिर सबको आज कितना मौका मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर क्योंकि ये कुछ कम नहीं है। मेरी खामोशी को आज कबूल कीजिएगा। जी नाज़रीन, तो सुबह का वक्त है, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा या कर रहे होंगे और एनर्जी अपनी बहाल कर रहे होंगे। मूड आपका होगा खुशगवार और आपके मिजाज को, जैसे उज़ैर ने भी कहा है कि हम मजीद खुशगवार करने के लिए आ गए हैं एक नया और भरपूर शो लेकर। और आज के प्रोग्राम में बहुत खास बातें और गुफ्तगू होने वाली है, आपने उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अगर इत्तेफाक से किसी मसले में फंस कर हमारी बातों को, हमारे सेगमेंट्स को, ठीक है, जो प्रोग्राम हमने आपके लिए सजाया होता है, डेफिनेटली उसको आप लोगों ने मिस नहीं करना। और अगर कोई सेगमेंट आपका मिस हो भी जाता है तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। सुनो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आप जाएंगे और अपना मनपसंद सेगमेंट वहां पर आप बड़े आराम से जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल जी, और थेरेपी का ये काम करेगा, जिसको आप भुलाना चाह रहे हैं उसको आप भुला भी पाएंगे। ये देख के ये कह के आपने याद ताज़ा कर दी है। आज होगा क्या ये बताना जरूरी है आपको। सबसे पहले हम हमेशा की तरह मौसम को डिस्कस करेंगे, कहाँ बारिशें बरसेंगी, कितनी होंगी, इस पर आपको हम तफसीलन आगाह करेंगे, जो कि हम हमेशा से करते भी हैं। प्रोग्राम में बात करेंगे सियासी टेम्परेचर की। तो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हुई है, यानी कि कुछ इम्कान नजर आया है। मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इस पर हम दो टोक तज्जिया हासिल करेंगे। बिल्कुल, जबकि आज के प्रोग्राम में हम बच्चों के हवाले से भी बहुत खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। बच्चों की दुश्मन 100 दिन की खांसी की, यानी कि काली खांसी की। तो ये बीमारी बच्चों में ज्यादातर हमलावर क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और हर्बल इलाज क्या इसका मुमकिन हो सकता है, इस पर माहिर तिब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ आपको मिलवाएंगे एक ऐसी नामवर शख्सियत से जो पाकिस्तान की खूबसूरती और कल्चर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। वो चढ़दे और लहंदे पंजाब के फनकारों को आपस में इकट्ठा करने के ख्वाहां भी हैं और पंजाबी फिल्म बनाने का इरादा भी रखते हैं। इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में बात करेंगे डिजिटल दुनिया के हवाले से, जहां फ्रॉड और तावान के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। इससे कैसे आपने बचना है, इस पर साइबर क्राइम एक्सपर्ट के मुफीद मशवरे आपको जनाब देंगे भी, उनसे नवाजेंगे भी। और इसके अलावा हम दिल की भी बात करेंगे, यानी दिल की बीमारियों की बात। तो कम उम्र और नौजवानों में हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पाकिस्तानी तहकीक ने माहिरीन को हिला कर रख दिया है और इस पर माहिर अमराज कल्ब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में दिलचस्प और वायरल स्टोरीज जो कि सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स बनी हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम का फिर अब बाकायदा आगाज कर लेते हैं और मौसम के हवाले से बताएं, कल से कितनी बारिशें बरसने है ना। चले फिर मौसम का अहवाल मिलकर जानते हैं। तो मुल्की मौसमी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आपको बताते चलें कि मुल्क भर में कल से मानसून का नया स्पेल शुरू होने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 23 अगस्त तक कहीं हल्की तो कहीं तेज मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। शदीद बारिशों से बरसाती नालों में तुग़यानी का भी खतरा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोहसारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां शुगर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है। खड़ी फसलें और दुकानें पानी में बह गई हैं। दरियाए हुंजा फिर बिफर गया है। ताहम अगर हम लोग गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहां पर बेशतर इलाकों में जो आज भी बादल छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। सकर्दू का रुख करेंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 24 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। जन्नत नजीर वादी आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। श्रीनगर के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 31 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में बारिश की पेशगोई भी करती है।
कुछ KPK की भी बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स का राज बरकरार रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे, जहां पर यह बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। सवा, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 30 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश भी मुतवक्के है। और अब नजर डाल लेते हैं पंजाब के मौसम पर, जहां पर अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगी। लाहौर के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 33 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान के हवाले से कुछ आपको आगाह करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 39 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। आपको बताते चले कि इस सूबे के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दारुल हुकूमत कोयटा के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है 38 रहेगा और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शाम के वक्त में खुस्तार, शूब, मूसा खेल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सिंध का मौसम। आपको बताते चले कि सूबे के बेशतर इजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगी। रोशनियों के शहर कराची की तरफ चलते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद का भी रुख करेंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची समेत साहिली इलाकों में मतला जस्वी अबर आलूद रहने के अलावा बूंदाबांदी की भी पेशगोई की है। तो जनाब, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं और आपको बताएं कि आज दुनिया भर में बाएं हाथ से काम करने वालों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बायां हाथ इस्तेमाल करने वाले अफराद की इनफरादियत का एतराफ़ करना और उनके सामने आने वाले छोटे छोटे मसाइल को उजागर करना है। आपको ये भी बता देते हैं कि इस दिन की शुरुआत हुई कहां से और कैसे। 1976 में अमरीकी फौजी एहलकार डैन कैम्बल ने, जो कि लेफ्ट हैंड्स इंटरनेशनल के बानी भी हैं, तहकीक ये बताती है कि बाएं हाथ से लिखने वाले अफराद ना सिर्फ बहुत क्रिएटिव होते हैं बल्कि ये रियाजी में भी कमाल रखते हैं। मुश्किल तरीन सवालात हल करना इनके लिए वाकई बाएं हाथ का खेल होता है। जबरदस्त है जी। और आपको ये बताएं कि तारीख पर अगर हम लोग नजर डालें तो कई नामवर शख्सियात भी हैं जो उल्टे हाथ से लिखने वाली थी। उनमें मार्क ट्वेन का नाम है, मैरी क्यूरी है, निकोला है, इसके अलावा अरस्तु, अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा, फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी शामिल है। माहिरीन का ये कहना है कि दिमाग के दाएं हिस्से की कंट्रोलिंग बाएं हाथ से जुड़ी होती है, जिसके बायस ये अफराद याददाश्त, मालूमात को ज़हीरा करने और बात को जल्दी समझने में आम लोगों से आगे होते हैं। और दुनिया की 10 से 13.5% आबादी बाएं हाथ से लिखती है और माहिरीन के नज़दीक ये किसी खुदादार टैलेंट से कम नहीं है। जबरदस्त हो गया। तमाम लोग जो लेफ्टिस्ट हैं वो तो बड़ा खुश हो गए होंगे सारी चीजें सुन के। बिल्कुल जी, लेफ्ट हैंड वाले जो लिखते हैं। और आपने देखा होगा कि पहले तो गाड़ियां भी लेफ्ट हैंड ड्राइव आती थी। मेरा ख्याल इसलिए आती थी कि शायद दिमाग ज्यादा काम कर सके ऐसा ही है जी। और थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं और बरसगीर की रुख करते हैं। तो आपको बताएं, बरसगीर की पॉप म्यूजिक को नई पहचान देने वाली सुरीली आवाज की मलिका नाजिया हसन एक ऐसी गुलकारा जिनके गीत आज भी दिलों की धड़कन तेज कर देते हैं। 3 अप्रैल 1965 को पैदा होने वाली नाजिया हसन महज 10 साल की उम्र में पीटीवी के मकबूल प्रोग्राम कलियों की माला में जलवागर हुई थी। 1978 में बॉलीवुड फिल्म कुर्बानी के लिए उनका गाया हुआ गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। नाजिया हसन की मीठी और सुरीली आवाज में ऐसा जादू था कि हम असर गुलकाराएं भी उनकी मुतारिफ रही हैं। फातिमा, मैं हमेशा नाजिया हसन को जब भी देखता हूँ या उनका कोई भी गाना सुनता हूँ ना, तो मेरे ज़हन में ये आता है कि दस्ते अजल ने ना मोहलत नहीं दी। अगर मोहलत देती तो पता नहीं वो कौन कौन से शानदार शाकार तखलीक मजीद करती। ऐसे ही है। तो नाजिया हसन ने ना सिर्फ मौसीकी में कमाल दिखाया बल्कि वो कानून की तालीम भी उन्होंने बाकायदा हासिल कर रखी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफती सफ़ीर के तौर पर उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। इसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बेस्ट ऑफ फीमेल प्लेबैक सिंगर समेत
बेशुमार एहसासात हैं जो कि उन्होंने अपने नाम किए और ये वर्सेटाइल गुलकारा आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। 13 अगस्त 2000 को कैंसर के बायस महज 35 बरस की उम्र में ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज उनकी 25वीं बरसी है। आइए इस लाजवाल आवाज को एक बार फिर से याद करते हैं। जी जबरदस्त जी, ते प्यार दियां गल्लां करने का सुन भी लिया हमने और उजैर साहब हम तो सुबह सुबह आके एंजॉय भी करें क्योंकि क्या खूबसूरत आवाज नाज़िया हसन ने पाई थी कि मजा आ जाता है सुन के ना, मूड चेंज हो जाता है। जो आपकी एनर्जी थी ना मेरी भी वही वाली होगी। अब मैच हो गया, मजा आने वाला जनाब। तो फिर जब एनर्जी मैच करिए तो फिर बिजली की रफ्तार से उसे जनाब मिसाल देते हैं, उसके साथ उसे मिलाते हैं। जब रफ्तार बिजली से भी आगे निकले तो समझ लीजिए कि रावलपिंडी एक्सप्रेस ट्रैक पर आ चुकी है जनाब। आज हम मना रहे हैं उस शख्स की सालगिरह जिसने दुनिया के खतरनाक बैट्समैनों को भी धूल चाटने पर मजबूर किया। आज का दिन क्रिकेट की तारीख के उस अजीम तेज गेंदबाज के नाम है जिसने दुनिया को दिखाया कि जुनून, हिम्मत और रफ्तार क्या होती है। हम बात कर रहे हैं शोएब अख्तर की, जो 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी में पैदा हुए। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान का नाम आलमी क्रिकेट में नई बुलंदियों तक पहुंचाया और वो वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर फी घंटा की गेंद करवाकर दुनिया की तेज तरीन गेंद का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आप इमेजिन करें फातिमा, 161 की स्पीड में गाड़ी भी चल रही हो ना तो पता चल रहा होता है कि जनाब को जीत जाती है। सही बात बॉल है। तो मेरे ख्याल नजर ही नहीं आती होगी। शोएब अख्तर ने 46 टेस्ट मैचेस में 178 विकेटें और 163 वनडे मैचेस में 247 विकेटें अपने नाम की। अच्छा, ये तो उनका कारनामा है। एक और मैं चीज बड़ा डिस्कस यहाँ पे करना चाहूंगा कि शोएब अख्तर का जो हेयर स्टाइल था, जो उनका बालों का स्टाइल, सही बात है, बहुत से नौजवानों से कॉपी किया करते थे। ऐसा ही जी। और शोएब अख्तर 1999 में कोलकाता टेस्ट में लगातार 2 गेंदों पर भारतीय बल्लेबाजों राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट करके शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे थे। उनकी बॉलिंग में सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि एक खौफ था, एक दहला देने वाली तवानाई भी थी और उनकी दौड़, उनका अंदाज, उनकी गरजदार अप्रोच आज भी मद्दाहों को याद है। आज जब हम उनकी सालगिरह मना रहे हैं तो हम एक क्रिकेटर नहीं, एक लेजेंड, एक अहद को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। और वाकई में जब उनका जिक्र हम करते हैं ना तो उनकी बातें करके वो मेमोरी रिकॉल हो रही है कि शोएब अख्तर जो है उनका जज्बा कैसा था और आज भी नौजवानों के दिलों में आग लगा देता है। सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। और रावलपिंडी एक्सप्रेस के हवाले से हम मजीद भी बात कर रहे हैं, उनकी जो करियर है उसकी एक झलक भी आप मिलकर देखते हैं। मेमोरीज हमारी हो गई है रिकॉल। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के दिलों पर राज करने वाला भोला अब सरहद पार भी मचाएगा धूम। जी हाँ, अदाकार इमरान अशरफ पहली बार भारतीय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दे रहे हैं। फिल्म एनानू रहना सहना नहीं आंदा के धमाकेदार ट्रेलर ने रिलीज होते ही मद्दाहों के दिल जीत लिए और इस फिल्म में इमरान अशरफ एक गैर कानूनी तारिके वतन का किरदार निभा रहे हैं। कहानी में मज़ा, जज्बात और समाजी मसाइल का एक ऐसा इम्तिजाज नजर आएगा जो नाजरीन को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि उनके साथ मशहूर भारतीय पंजाबी गुलकार जस्सी गिल भी शानदार किरदार में जलवागर होंगे। बिल्कुल जी। और मद्दाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर इमरान अशरफ को खूब दाद और दुआएं मिल रही हैं और ये सब इस वक्त है जब भारत में मोदी सरकार के इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी फनकारों पर गैर एलानिया भी और एलानिया पाबंदियां भी आयद कर रखी हैं। फवाद खान की फिल्म सिनेमा घरों तक ना पहुंच सकी। हालांकि हमने वानी कपूर के साथ उनका बड़ा जबरदस्त ट्रेलर देखा। हानी आमिर की फिल्मों को भी धमकियां मिलती रही, मगर इमरान अशरफ का जो भारतीय फिल्म में जलवागर होना है ये इस बात का सबूत है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तानी फनकारों के बगैर अधूरी है। मान ले जनाब आप भी। अब फिल्म 22 अगस्त को खैर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी और शायकीन को बेसब्री से इसका इंतजार है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्की सियासत के हवाले से बात करें तो बारिशों के मौसम में सियासी महाज पर बर्फ पिघलने का कुछ इम्कान नजर आया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से ही मुफाहमत के इशारे दिए जा रहे हैं और आइंदा दिनों में मुमकिन तौर पर सियासी टेम्परेचर में कमी आ सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत दी है और कहा है कि वो मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए तैयार है। पार्लियामेंट उनके लिए ग्रैंड जरगा है। आए, बैठें और बात करें, सियासी मुकालमे से ही मसाइल हल करें। जबकि स्पीकर की दावत पर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जवाब सामने आ गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। हमने पहले दिन से डायलॉग की बात की है। हम कहते हैं मुज़ाकरात हों और कामयाब मुज़ाकरात होने चाहिए। नाअहली किसी मसले का हल नहीं होती। ये सीजन अब खत्म होना चाहिए। सबसे दरख्वास्त करता हूँ होश के नाखून लें। उन्होंने ऐलान किया कि 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आवाज़ भी 14 अगस्त को उठाई जाएगी।
दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के सजायाफ्ता रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे दिया, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट में नए ऑपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। मगर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई मुकदमात में सजा पाने वाले रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने का हुक्म जारी किया है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ जई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को एहतजाज का ऐलान किया था और अब हमने देखा है कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि एहतजाज नहीं आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, जबकि आजम सवाती कहते हैं कि किसने कहा है कि 14 अगस्त को पीटीआई का एहतजाज होगा। 14 अगस्त को पीटीआई एहतजाज करेगी या जश्न आज़ादी मनाएगी, आप क्या कहते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त अगर पाकिस्तान में आप कहीं पे भी जाए ना तो 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ तहरीक इंसाफ का झंडा आपको नजर आएगा जी। बाकी किसी पार्टी का झंडा नहीं है, क्योंकि वो बिकता ही नहीं है। अवाम ही सारे पीटीआई के हैं। तो अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर हम निकलते हैं ना तो हम पाकिस्तान के लिए निकलते हैं। पाकिस्तान में देखिए, हर साल जब जश्न मनाते हैं ना, तो जो जिंदा कौमें जब जश्न मनाती है ना तो वो आज़म करती हैं कि हम इस मुल्क को किस तहज पर ले जाना के लिए वो आज़म होता है कि हम इसको जमहूरी अंदाज में चलाएंगे, रूल ऑफ लॉ होगा इस मुल्क के अंदर। तो वो जो है ना, वो इस दफा इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जश्न भी मनाएं पाकिस्तान के लिए। एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा, इमरान खान की तस्वीर, और ये अज़म करेंगे कि मुल्क में जो जिस तरह के भी हालात हो, हम इस मुल्क को जमहूरी की तरफ ले जाएंगे, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाएंगे, इस मुल्क में सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट होगी और इस इंसानी हकूक होंगे। ये हमारा अज़म होगा। तो इसको आप जो भी नाम दें, एहतजाज नाम दें, जश्न दें, जो भी है, लेकिन हम हर दफा ये आज़म करते हैं और इस दफा भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। शौकत साहब, जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर से ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। चेयरमैन पीटीआई भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, तो कब तहरीक इंसाफ अब हुकूमत से मुज़ाकरात करने जा रही है? क्या बानी पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात पर राजी हो पाएंगे? देखिए, ये तो ऐसे ढकोसला बातें हैं ना कि अपोजिशन आए मुज़ाकरात करे। देखिए, पहले माहौल तो बनाए ना। आप एक तरफ आप अपोजिशन लीडर्स को नाअहल कर रहे हैं जी, असम्बली के मेंबरान को जो आवाम ने वोट दिया है, जो आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो पहले तो आप अपने उस पर अमल करें। फिर आप जो सजाएं सुना रहे हैं थोक के हिसाब से, उससे माहौल तो डायलॉग का नहीं बन रहा है, उससे तो एहतजाज का माहौल बन रहा है। तो मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि इस मुल्क के लिए डायलॉग बहुत लाजमी है। अगर डायलॉग न हुए तो मुल्क में वही 71 वाले, वो क्या कहते हैं, वो जो 77 में जो हालात बने थे, उस तरह के हालात बनेंगे। तो बेहतर तो ये है ना कि जो मुल्क इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है, माशी तौर पे भी, दीगर हवालों से भी, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें डायलॉग बहुत जरूरी है। लेकिन डायलॉग के लिए माहौल बनाना हुकूमत का काम है। जो हुकूमत बड़ी गैर संजीदगी से आगे बढ़ रही है, किसी किस्म का कोई माहौल नहीं है। दूसरी बात, शौकत साहब, हुकूमत तो कहती है कि आप जो है ना बस माफी मांग लें और 9 मई का एतराफ कर लें तो सारे माहौल बन जाएंगे खुद ब खुद। देखिए, इस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जब माहौल बनता है ना, तो माहौल बनते वक्त हर सब चीज होता है। लेकिन अगर आप किसी का सर कुछ लें और उसको दबा के कहें कि आप उठेंगे तो ये करेंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि जो डरता है वो कहेंगे हाँ ये करेंगे, जो डरता नहीं है तो कहेगा अच्छा ठीक है मार दो, क्या करना है। तो ये इस वक्त सूरत हाल यही है। इस वक्त इमरान खान जेल में है, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, वही लीडर है, वही फैसले करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग हुकूमत को एक साजगार माहौल फ्राहम करना चाहिए ताकि डायलॉग हो सके। ये भी कहिएगा शौकत साहब के बानी पीटीआई ने केपीके में ऑपरेशन की इजाजत ना देने की हिदायत कर दी है, जिस पर वज़ीर ममलिकत कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किसी का बाप भी नहीं करवा सकता और उसको रोका नहीं जा सकता है। तो पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ क्या ऑपरेशन रुकवाना चाहती है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, यही तो गलतफहमी है ना। मसला ये कि हुकूमत इंतहाई गैर संजीदा है। देखिए, जहाँ दहशतगर्दी हो रही है वहाँ तो वजीर दाखिला नजर ही नहीं आ रहा है। आलम के वजीर दाखिला जो है पूरे मुल्क के लिए होता है, सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं होता है। और वजीर दाखिला जो क्रिकेट के मैच खिलाता है, वो फुल वजीर दाखिला होता है। उसको हर सूबे के मामलात का पता होता है, हर सूबे के मामलात के लिए अपने इनपुट देना होता है। आप देखें कि ना बलूचिस्तान में जाता है, ना खैबर पख्तूनख्वा आता है, और ना ही उसकी कोई दिलचस्पी है कि यहाँ दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो।
अब ये कहा कहना कि जी ये तो अमन की सूरत कायम करना सूबों का काम है, तो सूबों का काम तो अमन का है ना। दहशतगर्दी जो है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो होती है ना, ये तो वफाकी हुकूमत इसमें अपना रोल अदा करती है, तो वो रोल तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए सूबों के साथ मिलकर। अच्छा शौकत साहब, इस पर भी जरा क्विकली कमेंट कर दीजिएगा कि 9 मई के मुकदमात में सजाओं और नाअहलियों के बाद इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात कराने का अब फैसला किया है। क्या तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी या फिर नहीं लड़ेगी? इतलात है कि लाहौर के हल्के में हमाद अजहर साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अभी तो इसमें मुशावरत हो रही है ना, क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि ना लड़ें, लेकिन इसमें मुशावरत हो रही है। अच्छा। शायद कुछ दिनों में जो हमारे लीडर्स हैं वो खान साहब से मुलाकात करेंगे और हतमी फैसला फिर होगा उस पर। ठीक है, खान साहब से मुलाकात के बाद ही खत्मी तौर पर फैसला किया जाएगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे आपके वक्त का। और अब देखते हैं कि जिस तरह से एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि 14 अगस्त को अब एहतजाज नहीं किया जा रहा, बल्कि जश्न ही मनाया जाएगा और अपने तरीके से जश्न मनाया जाएगा। बिल्कुल जी। और ये जो मामला है कि ज़िमनी इलेक्शन में अब क्या तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी, या फिर एहतजाज के तौर पर ये जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे इनका बाइकआउट किया जाएगा, इसकी मंजूरी मिलना अभी बाकी है बानी पीटीआई से। तो देखना है कि जनाब क्या फैसला आता है उनकी जानिब से। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ सेहत के हवाले से। जब मौसम बदलता है तो फिर बच्चों में बीमारियां भी बढ़ती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी काली खांसी है, जो तेज़ी से फैलती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसको 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है। ये सांस की खतरनाक बीमारी खास तौर पर नौज़ायदा और छोटे बच्चों को निशाना बनाती है। खांसने या छींकने से इसके जरासीम हवा में फैलकर दूसरों को बीमार कर देते हैं। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है और अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए, वैक्सीन ना लगे, तो ये बीमारी नमूनिया, दिमागी नुकसान, दौरे और यहाँ तक कि मौत का सबब भी बन सकती है। खुशकिस्मती से इससे बचाव मुमकिन है और इससे सबसे मौसर इसको जो बचने का तरीका है वो ये है कि बर वक्त इसकी वैक्सीनेशन करवा ली जाए। लेकिन हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की शरह भी कम होने से इस बीमारी के फैलाव का खतरा बढ़ रहा है। आखिर काली खांसी है क्या, इसकी वजूहात और अलामात क्या हैं और क्या इसका कोई हर्बल इलाज मौजूद है? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब। बहुत बहुत वेलकम करेंगे हकीम साहब आपको सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमें बताएगा कि जो काली खांसी, जिसको 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है, ये होती क्या है? फैलने का तो हमने सुन लिया कि दूसरे बंदे को भी लग जाती है, और 100 दिन की खांसी क्यों कहा जाता है? इसका क्या लिंक है? इसके ना असल में ये बिगड़ जाती है और ये अक्सर औकात पहले खांसी होती है आम, इंसान उसकी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करता, तो आहिस्ता 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 ये बढ़ती जाती है और ये बच्चों को ख़ास करके बहुत ज़्यादा होती है। और ये स्टार्टिंग इसका सर्दी की वजह से होता है। बच्चों को सर्दी लग जाती है, उससे ये बढ़ती बढ़ती फिर इतनी बढ़ जाती है कि चेहरा, इसकी निशानी सबसे बड़ी है, जब खांसी आती है तो चेहरा सुर्ख हो जाता है। अच्छा। और ऐसे खांसी आती है कि फिर खांसी आ ही जाती है, रुकती नहीं है फौरी तौर पे। और इसका ट्रीटमेंट है, पहले भी इसके अतिब्बा कराम जो है बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते थे। अच्छा। अगर स्टार्टिंग में से कंट्रोल किया जाए तो फौरी तौर पे ये कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, इसमें असल में खांसी कोई भी हो, इसका एंड बुरा है, ये दमे की तरफ चली जाती है, फिर टीबी की तरफ चली जाती है, फिर सांस की तंगी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है और इससे अमवात का तो लोगों की पसलियां दर्द कर रही होती और हैं। बच्चों का क्या हाल होता इसमें इतनी शिद्दत की खांसी होती है कि पसलियों में इतनी ज्यादा दर्द होती है कि आम जो बड़ा बच्चा जो उसको तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। आम हमारे जैसा इंसान भी हो तो उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इसके लिए पहले भी घरों में ना अक्सर मौजूद होती थी चीजें, हमारी माएँ घरों में चीजें रखती थी जिससे बड़ा बेहतरीन इलाज मुमकिन है। इसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये हमारे पास ना, लेकिन इसमें पहले तो इसको डिफाइन किया जाए। खांसी लफ्ज़ जो है ना खांसी, इसमें एक आसाबी खांसी होती है बलगम वाली, एक होती है खुशक खांसी ड्राई, एक होती है गर्मी की वजह से खांसी, ठीक है, इसमें पीला रेशा आता है, एक काली खांसी होती है, ठीक है, एक गला दर्द की वजह से खांसी। अब एक ही दवाई हर खांसी पे काम नहीं करेगी, मुख्तलिफ इलाज है इसका। और खांसी कोई भी हो जब बिगड़ जाती है तो वो नुकसान है। मरहलावार इन चारों का जो है ना तदारुक करें, कोई नुस्खा बताएं सस्ता सा। सबसे पहले बात आपने की खाली खांसी की, उसमें बड़ी बेहतरीन चीज है ये काकड़ा सिंगी। ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है, काकड़ा सिंगी जी। इतनी जबरदस्त ये चीज है, इसका फाइन पाउडर करके अगर शहद में मिला के चिटाया जाए तो ये फौरी तौर पे काली खांसी का इलाज है। अच्छा। फौरी तौर पे। और ये दमे के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज है जिनको सांस तंगी से आता है, ठीक है। इसके साथ एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ है, बच्चों को जब काली खांसी लगती है हम तो फौरी तौर पे हम ये चीज़ें देते हैं। इसमें यह है
इसको बारहसिंगा भी कहा जाता है, कर्नूल ईल भी कहा जाता है। इसका पाउडर अक्सर पहले घरों में बारहसिंगा के नाम से घरों में पड़ा होता था। ठीक है। इसको शहद में 2 से 3 चावल के बराबर शहद में मिला के छिटा दिया जाए तो जो बच्चे खांसी करते करते यहाँ पे गड़ा पड़ जाता है, खांसी शदीद होती है, सांस की तंगी हो जाती है, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। इसके साथ साथ ये है बड़ी बेहतरीन चीज़, ये भी सर्दी वाली खांसी के लिए, नमूनिया के लिए। और ये नमूनिया और काली खांसी का इलाज है। ये पाउडर, उसके साथ ये दवाई। इसमें लौंग ले लें 10 ग्राम और दालचीनी ले लें 30 ग्राम और ये जावित्री ले लें 5 ग्राम। तो इसका फाइन पाउडर करके 3 चावल के बराबर ये ले लें और 3 चावल के बराबर ये ले लें और दोनों शहद में मिला के अगर चिटा दिया जाए तो ये नमूनिया का इलाज है, सांस की तंगी का इलाज है और साथ साथ काली खांसी का इलाज है और बेहतरीन किस्म का फौरी तौर पे इसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है, बाज़-औक़ात बलगम रेशा इतना ज़्यादा होता है, लोग इतने ज़्यादा परेशान है कि बलगम रेशा जो है वो अक्सर औक़ात हम कहते हैं कि इसकी वजह से सांस ही नहीं आता। ठीक है। और बाज़-औक़ात सांस की वजह से ना बलगम रेशे की वजह से उल्टी भी आ जाती है। इसके लिए इतना अच्छा इलाज है, जो कहते हैं ना बलगम रेशा हमारे लंग्स में रग रग में फंसा हुआ है तो उसको भी निकाल देता है। इतना कमाल का नुस्खा है। उसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये मगा, ये चीज़ है ये। ठीक है। इसको ना लंबी मिर्च भी कहा जाता है। अच्छा। काली मिर्च। ठीक है। लगते काले शतूत की तरह ही है। बिल्कुल शतूत, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, ये आपने 10 ग्राम ले लेने हैं और 1 पाव दूध ले लें, उसमें इसको ना और डालें और दूध को पकाना शुरू कर दें। अब जब दूध खुश्क हो जाए इसको पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इसे शहद में मिला के चिटाना शुरू कर दें। यकीन करें बलगम रेशा ऐसे निकालता है जिनकी बॉडी में किसी भी जगह पे बलगम रेशा है, खसूसन लंग्स के अंदर, फौरी तौर पे ये निकाल देगा। अच्छा हकीम साहब, हमें ये भी बताएं कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसी चीज़ भी है जो नॉर्मली ही आप डेली लाइफ में अपने यूज़ करते रहे ताकि आपका गला वैसे ही साफ रहे? जैसे हम लोग का काम है बोलना, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी आवाज़ क्लियर रहे अगर न्यूज़ भी कोई कर रहा है तो उसमें इस हवाले से कोई घरों में बड़ी बेहतरीन चीज़ है आम। ये हल्दी पड़ी होती है। ठीक है। हल्दी शहद में मिला के आप चूसना शुरू कर दें, गला आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वो कितनी क्वांटिटी में लेनी है? बिल्कुल थोड़ी सी, चम्मच का चौथाई हिस्सा, बल्कि उससे भी कम, 2 चुटकी ले लें। शहद में मिला के चूसना शुरू कर दें। गले का बेहतरीन इलाज है। अगर इसका आप ये पाउडर करके रख लें 3 चीज़ों का, इसमें हल्दी ले लें 50 ग्राम और ये मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम और सौंफ ले लें 50 ग्राम। अगर इन तीनों का फाइन पाउडर करके रख लें तो ये गले के लिए, खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, टॉन्सिल्स के लिए एक ही दवाई काम करेगी। बेहतरीन किस्म का, इसे शहद में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम जो घरों में पड़ी होती है। फिर उसके बाद आपको खांसी लगी है बहुत ज़्यादा, खांसी है, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा है, उसके लिए फौरी तौर पर आपके घर में अदरक पड़ा होता है। अदरक ले लें और इसके साथ ये मुनक्का ले लें। अदरक और मुनक्का, इसका कहवा बना के पिए, फौरी तौर पे खांसी आपकी ठीक हो जाएगी। अक्सर लोग हकीम साहब इसके बीजों की वजह से इसे नहीं खा रहे होते, हम देखते हैं। अच्छा। वो निकाल देने चाहिए। अच्छा। उसकी बहुत इफादियत है, उसके साथ इसे लेना चाहिए। बीजों के हवाले से ना, इसके अगर ये आप बीज निकाल दें ना तो बीज निकालने के बाद इसमें काली मिर्च डाल दें, काली मिर्च डाल कर दें और इसको शहद में मिला के खाया जाए तो खांसी का ये इतना मुजर्रब और पुराना नुस्खा है जो सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा। इतना कमाल का नुस्खा है कि ये भी फौरी तौर पे खांसी को आराम दे देता है। और ऐसे लोग जो खांसी की वजह से नींद नहीं आती, खांसते रहते हैं, उनके लिए वो मुनक्का और ये काली मिर्च बीच में डाल के वो फिर खांस के। हाँ जी। अच्छा हकीम साहब, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, ये भी कहिएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इन बीजों को खाने की वजह से पथरी भी हो जाती है, ये फैक्ट है या ना, बिल्कुल भी नहीं। ये तो इतनी बेहतरीन चीज है। मेरे पास जो खून की कमी का पेशेंट आता है जी, इससे तेज चीज कोई नहीं है। अच्छा। मेरे पास अक्सर कोई करंट लग जाए किसी को तो उसका ब्लड एकदम कम हो जाता है, तो जो हार्ट बीट है वो 45-50 पे आ जाती है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं 40 या 45 पे हार्ट बीट है, सिर्फ मुनक्का खिलाना शुरू किया है, 5 मिनट के अंदर अंदर हार्ट बीट पूरी हो गई है। तो ये इतनी, और खून की पैदावार के लिए इससे तेज कोई दवाई नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देता है। ओके। इसलिए ये बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद अगर खुशक खांसी है, खुशक खांसी के लिए ये लहसुन भी बड़ा ज़बरदस्त कमाल का काम करता है। लहसुन और अदरक का कहवा बना के इसमें शहद मिला के दे दिया जाए, फौरी रिजल्ट है। इसी तरह हमारे घरों में नमक पड़ा होता है जो पिंक साल्ट कहते हैं, वो पिंक साल्ट लें आप और उसमें काली मिर्च थोड़ी सी मिला के तो ये आप शहद में मिला के दे दें और थोड़ी थोड़ी चिटाते रहें, तो ये जो काली खांसी है या खुशक खांसी है उसका बेहतरीन किस्म का इलाज है। फिर उसके बाद ये आपके पास ये मुझे लगा कि शायद को पिज़्ज़ा आने वाला चिली फ्लेक्स पर। ये जो मिर्च है, दड़ा मिर्च बड़ी ज़बरदस्त है, इसको आप तवे के ऊपर ना जला लें, ऊपर थोड़ी सी मिर्च डाल के ऊपर कोई बर्तन रख दें, ये जल जाएगी। जलने के बाद इसे आप क्या करेंगे, शहद में मिला के बिल्कुल थोड़ी सी आप चिटाएं। ये जो खांसी होती है ना बलगम रेशे वाली,
इसका फौरी तौर पे इलाज है। और घरों में ना अक्सर आपने पहले सुना होगा सुहागा बरियां किया हुआ अक्सर पड़ा होता था, माएँ ज़रूर रखती थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनकी छाती में से आवाज़ें आती हैं और सीटी की आवाज़ आएगी, गड़गड़ाहट आएगी, जी ऐसे ऐसे, तो वो उन्हें जाके नेबुलाइज करवाना पड़ता है। अक्सर बच्चे का सांस रुक जाता है। उसके लिए ये सुहागा इतना ज़बरदस्त है, नेबुलाइज करवाने से बेहतर है कि आप सुहागा शहद में मिला के चिटा देंगे तो फौरी तौर पे वो बच्चा वॉमिटिंग करेगा, सारा बलगम रेशा निकल जाएगा और बच्चा जो है तंदुरुस्त हो जाएगा। ये बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह अगर कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसको सांस की तंगी का मसला हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसमें जो सांस वाली नालियाँ सुकेड़ पैदा हो जाता है, उसके लिए मुरब्बा बांस सांस के मरीजों के लिए इतना इफेक्टिव है कि सुबह शाम अगर मुरब्बा बांस लिया जाए तो सांस वाला जो पेशेंट है उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। कद के अलावा सांस के लिए भी बहुत अच्छा ये सांस के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये एनर्जी के लिए भी, पट्ठों की ताकत के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ये हमारे पास एक दाना है, इसको इतना अच्छा है, आपके अगर लंग्स में बलगम रेशा नहीं निकल रहा, ठीक है, डॉक्टर भी बाज़ औक़ात वहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं कि इसका 2-3 दफ़ा हमने निकाला भी है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। उसके लिए सिर्फ ये एक दाना, इसे जमाल घोटा कहते हैं, एक दाना जी, इसका एक दाना लें, उसको छील लें अच्छा सा साफ सुथरा, फिर इसको 100 ग्राम चीनी ले लें, ठीक है, ये चीनी आम जो गर्म होती है, 100 ग्राम चीनी लेके इसकी रगड़ाई करें। जैसे हकीमों के पास जमाल घोटे की तो कुछ और हमने बातें सुन रखी हैं, लेकिन इसकी अफादियत और लेकिन इसकी अफादियत देखें ना, वो वहाँ पे तो लोगों को वो मजाक बनाने के लिए ना तो वो बिल्कुल शादियों पे अक्सर होता है किसी को ये अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये जहर भी है। तो लेकिन ये मैंने देखे ना 100 ग्राम चीनी, अब इतनी चीनी में सिर्फ एक पीस कहा है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह अगर रगड़ाई करके सिर्फ और सिर्फ एक मसर के दाने के बराबर इसकी खुराक दी जाए, क्वांटिटी मैटर हाँ जी, तो सिर्फ ये देखें चीनी 100 ग्राम है, ये एक दाना है, फिर इसकी खुराक कितनी है, मसर के दाने से भी थोड़ी। तो अब देखें फिर ये इफेक्टिव इतना अच्छा है कि ऐसे लोग जो दमे का शिकार है या बलगम रेशा बच्चों में या बड़ों में, उनके लिए इतना कमाल का है कि ये इस्तेमाल करेंगे तो मुझे 100% उम्मीद है, और हमारे आज तक पेशेंट जो है वो वापस नहीं गए, बलगम रेशा निकल जाता है वॉमिटिंग के जरिए या मोशन के जरिए और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये खांसी वाला मामला ऐसा है कि इसमें अक्सर हम जो है ना कुताही कर जाते हैं। इसमें आम जनरली अगर देखा जाए तो ये कि ना जो शांदा बना बनाया ये हम भी पेशेंट को देते हैं, जो अक्सर कहते हैं ना खुला जुशांदा ले आओ, तो खुले जुशांदे में उनाब होता है, इसमें उनाब है, मुलट्ठी है, गुले बनफशा है और उसके खबाजी है, उसके बाद ये गुलाब के फूल हैं और उसके बाद शॉप से मिल जाते हैं। जी मुनक्का है, लसूड़ियाँ हैं और इसमें इंजीर होती है। ये इतना इफेक्टिव है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये आजकल जो मौसम आ रहा है इसमें जैसे ही बारिशें हों या सर्दी का मौसम हो, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये ला के घर में रखें, इसको 1.5 लीटर पानी में उबाल लें, उबाल के उसमें ये चीज़ें पड़ी रहने दें, जितना पीना है उतना निकाल लें, उसमें शहद इस्तेमाल करें, शहद मिला के पी लिया जाए। और खुशक खांसी के लिए अकेला शहद भी गर्म पानी में मिला के पिया जाए तो बेहतरीन है। बाज़ औक़ात खुशक खांसी के पीछे एक मसला होता है कॉन्स्टिपेशन का, अगर खुशक खांसी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो ये अकेला रोगने बादाम, सिर्फ रोगने बादाम, ये 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच इसका डालें और शहद मिलाएं, पी लें, पहली खुराक में खुशक खांसी जो है वो ठीक हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये कैस्टर ऑयल, अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच इसका डाल के पिए तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी, तो इससे क्या होगा खांसी भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ये जितनी भी इकसाम है खांसी की उनका आपने बहुत जबरदस्त इलाज बता दिया, बहुत शुक्रिया। आसान से टोटके हैं, बहुत शुक्रिया और मजा आ गया हमें भी सुन के। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की इससे रहनुमाई हो जाएगी और बच्चों को खास तौर पे जो खांसी के मसाइल होते हैं ना उनका तो सोल्यूशन हमें मिल गया। हम भी फटाफट ज़रा अब एक ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे सुनो बात। और आज हमारे शो में बात होगी एक ऐसे मेहमान की जो कि सरहद के उस पार से यहाँ पर आए हैं और मोहब्बत का पैगाम लेकर पाकिस्तान आए हैं। हम बात कर रहे हैं गुरवीर सिंह साहब की, जो अमेरिका में मुकीम एक भारतीय सिख हैं और पेशे के एतबार से पॉडकास्टर और फिल्म प्रोड्यूसर। बिल्कुल जी, इसके अलावा एक्टिंग भी कर चुके हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। गुरवीर सिंह ने पाकिस्तान आकर ना सिर्फ यहाँ के कल्चर, खानों और मकाबात को सराहा है। मैं कहनी इंज लग रही कुछ भी नहीं रह गए, तो नवे नवे काम करन गए तुम बस देखी जाओ। तो इनकी जानिब से जो इनका ये अभी चक्कर लगा है, अभी इनसे बहुत हमने गुफ्तगू करनी है, तो फटाफट इनको वेलकम ही कर लेते हैं। मेरे ख्याल में वो खुद ही अपना इंटरव्यू है, बहुत बहुत वेलकम कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में। कैसे हो तुसी? ठीक ठाक हो? तो सब तो पहला सानू है दसो तुसी, ਤੁਹਾਨੂੰ मेहमान नवाजी किदां दी लग रही है पाकिस्तानियां दी? कोई शब्द नहीं मिल रहे।
अच्छा जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ वर्ड। पाकिस्तानीज जो जितने अच्छे होस्ट हैं पूरी दुनिया में, आप गूगल कर लो जी। वहाँ पे होस्ट कंट्रीज कौन सी अच्छी हैं, तो पाकिस्तान का टॉप 5 कंट्रीज में नाम आता है। कोई शक नहीं। तो लेकिन कुछ सरहद पार लोगों को ये नहीं मालूम। तो मैं यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये भी होता है कि यहाँ का जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बता सकूँ कि जैसा आप सोचते हो। जी। मुझे आने से पहले कहा गया, इंडिया में था मैं अभी, तो पाकिस्तान में जाओगे, आर यू सेफ, वहाँ पे ठीक रहोगे? तो मैंने कहा, मैं अक्सर कहता हूँ गूगल कर लो, तो उसमें देख लो इंडिया ज़्यादा सेफ है या पाकिस्तान ज़्यादा सेफ है। गूगल बता देगा कि पाकिस्तान इज़ मोर सेफर देन इंडिया। 2 पदान इंडिया नीचे है। और उनको कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹੋਗੇ, ਬੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋਗੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਕਰ ਦੇ। अरे बस 3 दिन होए ने ते हालात राइट, बट टेम्पटिंग फूड, जबरदस्ती। इतना अच्छा। जबरदस्त फूड। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ अच्छा, खाया क्या क्या आपने? आपने खाने की तारीफ की, डिटेल खाया की। क्या क्या अभी तक? आई डोंट नो रेस्टोरेंट के नाम ले सकता हूँ तो नहीं, रेस्टोरेंट आप वैसे डिशेस के खाना नाम ले बता रहे हैं। दें। डिशेज, कढ़ाई, ओहो। मेरे को नाम बस बोटी नान, बोटी, सब अच्छा। कुछ जो भी है सब कुछ ट्राई कर सब कुछ लिया। मजे का अरे है। वाह, क्या बात है। अच्छा सरदार साहब, हमें जरा ये भी बताया ना, जैसे हम आगाज में आपके इंट्रो में बात कर रहे थे, आपने पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आप फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं, आपने फिल्म भी प्रोड्यूस कर ली मेरा है, लुकमान आप बीच में एक्टिंग कि भी कर उनकी रह रहे गया हैं। जैसे सरदार। हाँ, तो ये जब इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा है? नई नई चीजें सीख कर उनको जो आप करते हैं वो आपको कैसा लग रहा है, और मजीद क्या कुछ रह गया करने वाला? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी। ऐसा है फातिमा जी कि आदमी ना सारी जिंदगी हम लोग, जी मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, जी खाने के लाले होते थे छोटे वक्त, है ना, तो 3-4 भाई बहन, कोई पैसे की कमी, और जैसे मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फैमिलीज, तो स्ट्रगल में गुजर जाता है वक्त। तो मैं 55 का मेरा टारगेट था कि 55 की एज के बाद मुझे काम नहीं करना है। रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय ठीक करना। है। मैनिफेस्ट किया था छोटे होते ही कि एक छोटे होते ये वादा किया था कि मैंने अमीर बनना है। हाँ वाह। सारे कहते जी पढ़दा नहीं तू, नलायक है, तेरा कुछ नहीं बनना। हाँ। बट आई न्यू इन माई माइंड, मैनिफेस्ट किया था मैंने कि दुनिया के सबसे बढ़िया कंट्री में रहूंगा और बहुत अमीर बनूंगा। ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। आजकल मैं लोगों को बताता हूँ कि यू नीड टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन जो है ना, एक बुक है द सीक्रेट, जी तो उसे अगर आप पढ़ो तो उसमें यही बताया गया कि जैसा आप सोचते हो ना अपने बारे में, मैनिफेस्ट करते हो, सपने लेते हो, अच्छा। तो ये सारी कायनात उस आपके सपने को पूरे करने के लिए बिल्कुल पूरे ऐसे। जोर से उसमें काम पे आपका लग साथ जाती है। देती बिल्कुल है, सोच बिल्कुल अपनी ऐसी है। मुस्बत आपने रखनी है। जी, अच्छा जी। सरदार जी, ये बताएं कि आप लाहौर की गलियों में घूमे फिरे हैं, सकाफत कैसी लगी है, लोगों का अंदाज कैसा था, क्या तासुरात थे आपसे मिलके लोगों के? देखो जी, सबसे ज्यादा तो लोगों को जब पता चलता है इंडिया से आए हो, जी तो मेरा पहरावा, पगड़ी वगैरह पहन रखी, तो इंडिया से इतना मोहब्बत देते हैं। इस टर्बन की तो इस शहर में बहुत इतनी इज्जत करते है हैं, सही कह रहे नो हैं। डाउट। कि हद ही कोई जी। नहीं, मतलब अनबिलीवेबल। तो मेरे जो दोस्त शहबाज साहब जिनके साथ मैं यहाँ पे रहता हूँ, जी। तो वो मुझे कहते हैं कि टर्बन के बगैर तूने होटल से बाहर नहीं निकलना, निकलना नहीं है। हाँ। इज्जत लेनी है तो पगड़ी चाहिए। हाँ। तो पगड़ी की इज्जत, जी। थैंक यू वेरी मच। पूरा लाहौर, आई लव लाहौर। तो जो यहाँ पे जो वाइब्स आती हैं आपको लाहौर की, अपनाइयत लाहौरियों को आपको भी फील हो बड़ा रही है अच्छा ना? लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, जलवा फरोज हुए हैं आप। तो जिस टैक्सी पे बैठो तो वो पैसे नहीं लेता इंडिया से, वो नहीं पैसे नहीं लेने, पैसे नहीं लेने। तो ये छोटे छोटे जेस्चर होते हैं Yes, अपनी yes. मोहब्बत शो करवाने के। सरदार Right. साहब ये भी कहें, जैसे आपने एक फिल्म आपकी रिलीज होने जा रही है सितंबर में, जो आपकी फर्स्ट मूवी थी, इस सफर में आप आए कैसे, आगाज कैसे किया? और अब मैंने ये भी सुना है कि जरा आप पाकिस्तान में रहकर भी मूवी शो भी बनाने वाले वो हैं। भी पाकिस्तानी फनकारों के साथ। जी, जैसे कहते हैं ना तो जहर वो- साहब थोड़ा ऐसे होके बैठे हैं कि कास्ट के लिए मैं अवेलेबल हूँ। इधरों देखो। ए वाला प्रोफाइल देखो। ऐसा है, आप ओवर क्वालिफाइड है, ओह माय गॉड, तो देख ले। इसलिए आपको रिजेक्ट किया अच्छा जाता अच्छा बहाना है वैसे। जब मैं आपके मगरमच्छ लेवल अच्छा बहाना है। आपके लेवल की फिल्म बनाऊंगा ना, जी, जी, तब जी। आपको जरूर मैं बस, done है, अच्छा, done। आपने पूछा कि क्यों इस तरफ कैसे आए। ऐसा था कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि हम जिंदगी में मसरूफ रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। तो अब वक्त ऐसा आया कि टोटल फ्री, मेरी बेगम और मैं, हमने फैसला किया कि ये हुन लाने किथे ने। यस, और खत्म करके जाने हैं। तो ये बड़ी अच्छी, ਜਾਂਦਿਆਂ ये ਹੋਇਆਂ बड़ी अच्छी अप्रोच है सरदार। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੈੱਕ, ਲਾਸਟ ਚੈੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ क्या बात है। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਲੈਟਸ ਡੂ व्हाट वी वांट टू डू। सरदार जी, साढ़े प्रोड्यूसर कह रहे हैं नर्स मैं हुआ तो चंगा है। लेकिन जो तुसी उनकी शक्ल वेली तो जाना ना अस्पताल ही नहीं जाना।
नहीं मजाक की तरफ, सीरियस ऑन नहीं, बहुत अच्छी सोच। बहुत हम अच्छी लोग ना अपने लिए नहीं जीते, हमें जीना चाहिए। सही कह रहे हैं। पैशन अपना जो है उसको फॉलो करो। 6 महीने पहले तक मुझे था कि जिंदगी का पर्पस क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे नु खाना है, राइट? यू कैन नॉट डू मच विद मनी, क्या करोगे आप? ठीक है, तो तब मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕੋ ਸੱਜਣ ਗਏ ਟੂਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਉਡਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ वी नीड टू फुलफिल आवर ड्रीम, जो भी ड्रीम है, जो क्या पैशन है थोड़ा, उसको फॉलो करो। जबरदस्त, तो मैंने मन में था कि भाई पंजाबी फिल्म बनानी है, तो खुदा ने मिला दिया किसी से, डायरेक्टर्स हैं, क्या बात। संता बनता है जलंधर में फिल्में बनाते, उनसे वैसे ही अचानक मुलाकात होगी, वो मेरे घर पे आ गए, हाँ जी बनाओ दसो। वो मैं क्या ये तो मैं तो सोचा सी भी बढ़ावांगा, पर वो तो सामने आ गए, हाँ जी उधर भी दसो। तो आपने ऐसा तो नहीं कहा, जैसे आप हमारी ब्रेक पे बात हो रही थी ना, सरदार जी कहते हैं पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी सस्ती है। मैंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है ये सस्ती है नहीं। तो फिल्म बनाने के दौरान भी ये नहीं आपने सोचा कि जी ये तो बहुत सस्ते में है, ऐसे ही बन जाएगी। अच्छा, वैसे किन किन फनकारों को पाकिस्तान के आप पंजाबी फनकारों को मूवी में लेने का देखो जी, इरादा रखते हैं? कॉमेडी फिल्म बनानी है हमने, क्योंकि मैं हंसी खुशी में बिलीव करता हूँ, कोई सीरियस कहानी नहीं, या रोमांटिक होए तो या कॉमेडी होए। वाह। आई बिलीव इन 2 थिंग्स, टू बी हैप्पी यू नीड टू बी रोमांटिक। नंबर ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੋਲ ਲਈ ਫਿਰ ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ नहीं गली रहने दो। मेरे शायद मैं कॉमेडी तो निकल के होती आई। अच्छा, तो कौन So, सा comedian- शॉर्टलिस्ट किसको किया हुआ? पाकिस्तान में कॉमेडियंस की भरमार है, दुनिया के सबसे No बेस्ट कॉमेडियन पाकिस्तान। कमाल। देखो इंडिया में भी पंजाबी फिल्म अब नहीं बन पा रही बिना जी। पाकिस्तानी कॉमेडियंस के। तो अकरम उदास हैं, नासिर चन्योटी हैं, और आपके इफ्तिखार ठाकुर हैं, बड़े-बड़े नाम हैं Yes। जी। तो सलीम अलबेला हैं, तो जिनका नाम लो सारे ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मैं इस हफ्ते में जी मेरी मीटिंग है मुलाकात कुछ है के आपकी। साथ, हाँ जी। अच्छा तो सरदार देखो- जी, जैसे आप मुलाकात भी करने जा रहे हैं, थोड़ा इस पर भी अगर आप कमेंट कर दे कि हालिया दिनों में हमने देखा है कि जी आर्टिस्ट पर जो पाबंदी लगा दी गई है कि अगर पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्ट मिलकर, जैसे आपने भी कहा क्योंकि अभी थोड़ा बैन हुआ है, तो आपको क्या लगता है जो कलाकार होता है उसको तो मेरे ख्याल में ये सरहदों वाला बॉर्डर वाला सीन नहीं करना चाहिए? नहीं करना आप चाहिए, और कलाकार जो है ना उनको थोड़ा सा बोलने वक्त में भी सोच संयम बरतना चाहिए। आप संयम वर्ड है कि रिस्ट्रिक्ट अपने आप को करना चाहिए, हमें पॉलिटिक्स से नहीं लेना। तो हमारे यहाँ के एक कलाकार ने कुछ कहा, ठीक है, उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, आई एग्री विद देम व्हाट एवर ही फील्स, बट पब्लिक कमेंट करते वक्त थोड़ा सोचे कि किसी को हर्ट कर सकता है, तो इसलिए वो रीजन बने और दूसरों के रास्ते में भी। लेकिन एनीवे दिस इज हिज ओन फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। अपने हर बंदा अपने देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है जी, इसमें कोई कहने की करनी भी जरूरत नहीं चाहिए। है। तो वहाँ के वहाँ से करते हैं, यहाँ के यहाँ से सरदार जी, ये करते तो हैं। आपका मशवरा बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अगर देखें तो मोहब्बत हो गई, मौसीकी हो गई, फिल्म हो गई, इसको सरहदों की लकीर से किस तरह से हम आज़ाद करवा सकते हैं? क्या इसके लिए मैसेज जो है आप देना चाहेंगे दोनों तरफ? देखो जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी। कि मैं हिंदुस्तानी बोर्न हूँ, मैं यहाँ आके मूवी बना रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि मैं सरहदों को मानता ही नहीं। मानते हैं। मैं तो ये मानता नहीं कि जो आर्टिस्ट है ना वो पूरी दुनिया के हैं, उनको कहाँ देखा जाता है, आपको क्या पता यहाँ के और मेरा ख्याल है छोटे छोटे देशों सरदार में। जी, इस जो सरहदों की बहस है ना, दोनों तरफ की जो बहस है, उसकी वजह से शायकीन का बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्हें वो क्वालिटी काम नहीं देखने को एग्जैक्टली मिलता। एग्जैक्टली। तो क्रिकेट हो गई या गेम स्पोर्ट्स हो गया, ये मूवी इंडस्ट्री हो गई, ये जो सिंगिंग हो गया, जी, जी। इनको सरहदों का कोई मतलब नहीं है इनका। तो सब जगह वो सुन सकते हो आप, आवाज को तो आप रोक नहीं सकते। ऐसे तो ही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो किसी की कला है वो पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल आप सरहदें ठीक कह रहे बिखरनी हैं सरदार जी, और हम तो खुद बड़े बड़े दिल का मुजाहरा हमेशा करते हैं। हम तो खुद कहते हैं कि मोहब्बत ही बांटी जाए, जैसे गेम हो, क्रिकेट की भी अगर हम बात करें तो हम तो उस पर भी हाजिर हैं। आप जरा ये भी हमें बताएं कि जैसे आपने कहा है कि भी आने वाले दिनों में आप आर्टिस्ट से भी मिलने वाले हैं और आपकी ये प्लानिंग है मूवी वगैरह की, तो इसके अलावा और क्या क्या प्लान है? कौन कौन सी सिटी को आपने एक्सप्लोर करना है? कोई शॉपिंग वॉपिंग का भी प्लान है? क्योंकि जो बेगम है आपकी वो आपका वहाँ इंतजार कर रही है, तो ना आज से की लेके जाना है? देखो जी, शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना। ओए होए, अच्छा। नो इंटरेस्ट, ना मेरा ना मेरी बेगम का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी हैड अनफ। ठीक है। हमारे पास जितने कपड़े, जितना सब कुछ है ना, वो मरते दम तक खत्म नहीं होने वाला। हम अच्छा। खरीदारी ज्यादा करते हैं, हमें जरूरत नहीं होती, हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। तो उन चीजों से हम ऊपर उठ चुके हैं। ये ब्रांड्स, ये ऐसे कपड़े, क्या इन चीजों से, अंदर आपके क्या है वो मैटर करता हाँ, है। सही ठीक है कह ना? तो बाहरी ब्यूटी जो है, अब हमारे दिन चले गए, आप लोगों के दिन है इस तरह के चीजें करने को। ठीक है नहीं, ना? तुसी भी साढ़े जिन्ने ही हो। आप हमसे ज्यादा जिंदा दिल लग रहे हैं माशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ। बट आई फील के घूमना जो है पाकिस्तान का, फैसलाबाद मुझे जाना है, जी। ननकाना साहब हमारे हाँ, गुरुद्वारे हैं, जी, वहाँ पे definitely। जाऊंगा। इस्लामाबाद कभी नहीं देखा मैंने, अभी तक नहीं अच्छा, गया। खूबसूरत पिछली बार तरीन आया कैपिटल है दुनिया था, का। पिछली बार आया था तो कोई धरना वरना चल रहा था मौलाना साहब का वहाँ पे, तो नहीं जा सके। तो इस दफा मैंने इस्लामाबाद भी जाना है। तो जितने, अगर मेरा दोस्त शहबाज है, आप इजी होके जाएं, धरना नहीं है, सारे धर लिए गए हैं। खाली इंसान सड़ गए। यू आर राइट। तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में बहुत फॉलो करता हूँ, तो आपकी बात वाह, समझ, वाह, वाह, तभी आपने रिलेट किया। अरे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ऐसे नहीं आया। जी जी, पिछले 15 साल से मेरे फेवरेट हैं यहाँ पे एंकर्स, कुछ प्रोग्राम्स। जितना मुझे इंडिया की पॉलिटिक्स का नहीं पता, उतना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या का पता बात मुझे। है, क्या- हर वाह, चीज सरदार में जी, ये फिर जो आप पॉडकास्ट करते हैं, ये कोई सियासी होता है आपका, किस तरह का होता है, इसका मिजाज क्या होता है? जैसे मैं ना स्टॉक मार्केट में शुरू से काम कर रहा हूँ, 37 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। पैसा देखो, सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, राइट? तो पैसा कैसे बनाना है, पैसा बनाना इतना आसान है इस दुनिया में। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। दसन ਲਈ मैं YouTube चैनल बनाया अपना। अच्छा, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं स्टॉक सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहे हो। कि फर्स्ट स्टेप होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेव मनी फर्स्ट ऑफ जी। ऑल। यंग एज में आप बहुत क्या, अच्छा मशवरा। जैसे आप 100 रुपया कमाते हो और 110 खर्च कर देते हो, हाँ, तो तो वो आप तो कहीं loss नहीं है फिर। पहुंचोगे। सही यू नीड बात टू सेव एट द राइट एज। 20-22 साल के हो, अपनी हैबिट डालो सेव करने की। और जबरदस्त। ऐसी चीजें जैसे गैम्बलिंग हो गई, या इधर उधर पैसे वेस्ट होते हैं लोग, क्योंकि मैं गैम्बलिंग इंडस्ट्री से हूँ। मैं कसिनो में 15 साल मैंने जॉब किया अमेरिका में, वाह। तो मैं जुए को बहुत अंदर से देखता हूँ। तो मुझे पता है आप जीत ही नहीं सकते किसी तरह का जुआ, कभी मत खेलो, खेलो ही ना, बड़ा जबरदस्त शुरुआत ही ना करो। तो पहले आपने वो पैसे बचा लिए, फिर जो बच गए पैसे उनको आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करो। एक कंपाउंडिंग, एक वर्ड है कंपाउंडिंग। 20 साल का बच्चा अगर 1000 रुपया पर मंथ शुरू कर देता है जी। जमा करना, स्टॉक मार्केट में लगाना, म्यूचुअल फंड्स में, 60 साल की एज में उसके पास, आप सोच भी नहीं सकते कंपाउंडिंग करके कितना कितना पैसा पैसा होगा। करोड़ों रुपए बन जाते हैं। सही बात है, सही तो बात है। इसलिए पैसा बनाना सबसे जरूरी बात है। पैसे के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं तो होता। आपने हमें सजेशन दे दिया। ये तो हमारे बड़ी पास वक्त की जरा खुली कमी हकीकत है। है। देखने वालों को क्या मोहब्बतों भरा पैगाम आप देना चाहेंगे जाते जाते? बस मोहब्बत करो, पैगाम की जरूरत नहीं है। अपने अंदर सबको इंसान समझो। जी। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, इस निगाह से देखो ही ना। हमने अमेरिका में यही चीज सीखी है, जी। सब इंसान है, सबसे पहले इंसान है, उसके बाद खुदा भी यही कहता है कि भैया सबको एक निगाह से देखो। तो अगर ये चीज आपने अपने अंदर ले आओ तो सब आपके मोहब्बत अपने आप खुल जाएंगे रास्ते। जबरदस्त। इंसानियत जो है ना, वो जनाब सबसे बढ़कर है, सबसे मुकद्दम ऐसा ही है। है। बहुत शुक्रिया सरदार जी, Thank बहुत you मजा very आया, much। बहुत आपसे मजा आया गुफ्तगू गुफ्तगू करके आप एक हमाजहत शख्सियत है, आपसे जिस भी मौजू पे बात करने मेरा ख्याल है उसके लिए बहुत टाइम और पैसे बनाने का जो तरीका है वो हम ब्रेक में सरदार जी से समझ लेंगे जरा, क्योंकि हमारे पास तो ब्रेक में भी ये वाला ऑप्शन होगा। आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहे। बिफोर यू गो, जी। 14 अगस्त की पूरे पाकिस्तान को मैं वाह, वाह। मुबारक देना हाय, चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, हिंदुस्तान को थैंक यू। 15 अगस्त की और पाकिस्तान को 14 अगस्त की इंडिपेंडेंस की। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत वेलकम बैक व्यूअर्स। हम जिस तेजी से डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन जराइम भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जी। आज हम बात करें पाकिस्तान में डिजिटल तावान या डिजिटल भत्ते के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से, जहां पर हैकर आपकी जाती मालूमात, तस्वीर या सिस्टम्स को यरगमाल बनाकर पैसे मांगते हैं। हालिया दिनों में कई मशहूर शख्सियात, तालीमी इदारे और यहाँ तक के अस्पताल भी इसका शिकार बने हैं। ऐसा ही है। और डिजिटल तावान के लिए किए जाने वाले हमलों में हम देख रहे हैं कि हैकर एक खतरनाक वायरस बनाते हैं जिसे रैंसमवेयर अटैक, और इसे लोगों या इदारों के कंप्यूटर में दाखिल कर दिया जाता है। ये वायरस उमूमन मेल के जरिए भेजी गई किसी फाइल में होता है या लिंक्स में होता है, किसी गैर महफूज वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने वाले जो लिंक्स होते हैं उनके थ्रू भी आ सकता है, या जाली सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आता है। जैसे ही कोई ये फाइल खोलता है तो उसके अंदर, उस ऐप के अंदर के जरिए ये दाखिल हो जाता है वायरस। बिल्कुल जी, और ये वायरस सारिफ की लाइल्मी में कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जी। आम फाइलों को ऐसे लॉक कर देता है कि वो ओपन ही नहीं हो पाती हैं आपसे। ब्लू लॉकर फाइल एक ऐसा वायरस है जो आपके कंप्यूटर की फाइल्स को लॉक लगाता है। साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 39 वजारतों और इदारों को खतूत 1.5 साल किए हैं, जिनमें ऐसे हमलों से बचाव के लिए इकदाम करने की हिदायत की गई है वाज़ेह तौर पर। बिल्कुल ऐसे ही। और हाल ही में हमने देखा कि कराची में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। पुलिस एहलकारों ने एक बिजनेसमैन को हिरासा करके उससे भत्ते में क्रिप्टो करेंसी वसूल की थी। यानी अब ना कोई रसीद होती है, ना कोई सुराग, सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट और सब कुछ साफ। अब इस डिजिटल वारदात को कैसे ये की जाती है, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट इरफान साहब। बहुत बहुत वेलकम करेंगे आपको। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो डिजिटल तावान लिया जा रहा है ये असल में होता क्या है और कैसे काम करता है और इससे बचा कैसे जा सकता है?
देखें, आपने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया कि ये एक मैलवेयर है, इट्स अ टाइप ऑफ अ मैलवेयर जो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में डिफरेंट तरीकों से इंजेक्ट कर दी जाती है। जैसे आपने बताया ईमेल से फाइल डाउनलोड करें, कोई लिंक ओपन करें, ऐसी बहुत सारी तरीकों से आपके सिस्टम में आ जाता है। अब ये करता क्या है, ये सिर्फ आपका डेटा नहीं इनक्रिप्ट करता। पहला जो मेजर काम करता है वो ये करता है कि आपके पास कोई कीमती डेटा पड़ा है, आपकी फाइल्स हैं, आपकी प्राइवेट फोटोज हैं, आपकी फैमिली फोटोज हैं, ये उसको इनक्रिप्ट कर देगा जिसको आप देख नहीं पाओगे। और फिर वहाँ पे एक नोट आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपको एक की चाहिए जिससे ये फाइल वापस अपनी असल शक्ल में आ जाएंगे, तो उस की को लेने के लिए आप हमें पे कर दें। अच्छा। और ये याद रखें कि जिस की को इस्तेमाल करके आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट किया जाता है, फिर ये उसकी दूसरी की भी उन्हीं के पास होती है जो उनको डिक्रिप्ट करती है, वापस अपनी असल हालत में लाती है। सही। और ये आपको समझने की यहाँ पे जरूरत ये है कि ये सिर्फ फाइल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं है। अच्छा। रैंसमवेयर और ऐसे मैलवेयर से आपका डेटा चोरी भी होता है, आपकी आइडेंटिटी चोरी भी होती है। अच्छा। क्योंकि इससे आपकी कम्युनिकेशन पे, आपकी सारी जो एक्टिविटीज हैं उस पे भी नजर रखी जा सकती है। अच्छा। अगर आपके फोन में ऐसा मैलवेयर आ चुका है तो वो आपकी वॉइस को एक्सेस करता है, वो आपकी एक्टिविटीज को एक्सेस करता है, जिससे आइडेंटिटी थेफ्ट भी होते हैं, मतलब आपका कोई क्लोन भी हो सकता है। इससे बचने का जो वाहिद तरीका है वो ये है कि आप अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड रखें, आप अनवांटेड फाइल्स को डाउनलोड ना करें, आप जाके टॉरेंट्स को डाउनलोड ना करें, ईमेल अगर आपके पास आई है कोई अटैचमेंट डाउनलोड ना करें, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया, फाइल आया, उसको अपने फोन में मत लाएं। अच्छा। और अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल्स आती हैं तो आप अच्छा रिप्यूटेबल कोई पेड अच्छा, इरफान साहब, ये आपकी बात से एक सवाल आया माइंड में, ये कहिएगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई भी आप ऐप्स वगैरह को जब डाउनलोड करते हैं, देख लें, हम ये देखते हैं कि जो उनकी काफी ज्यादा डिटेल्स आई होती है ना, जिस पर हमने ओके करना होता है किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय, वो बहुत ज्यादा लेंथी होती हैं। तो इस पर हम क्या करें? लाइक क्या जो गूगल ऐप स्टोर है, दीगर ऐप स्टोर्स हैं, वो सेफ है इसके लिए, या तमाम ऐप्स के लिए ये खतरा है ये वाला वायरस? देखिए, जो ऐप के अंदर चीजें आपको जो उस पूरा डिस्क्लेमर आता है, उस डिस्क्लेमर के अंदर कोई कभी नहीं लिखता कि ये वायरस है। उसको पढ़ भी लें तो कोई फायदा नहीं होने वाला। उस डिस्क्लेमर का ताल्लुक ये होता है कि ऐप आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज को एक्सेस करेगी, लेकिन मैलवेयर का ताल्लुक या रैंसमवेयर का ताल्लुक उससे नहीं होता। अच्छा। आपके जो अगर रैंसमवेयर ऐप किसी ने बनानी है तो उसका ताल्लुक स्टोर से नहीं होता, आप इसका ताल्लुक फिशिंग से होता है। और फिशिंग बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, क्लैरिटी आ गई कि इसका ताल्लुक जो है वो फिशिंग से होता है। जरा ये भी रहनुमाई कीजिएगा, जिस तरह से हमने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया, कराची में जो वाकया पेश आया, किस तरह बिजनेसमैन से जो है वो भत्ता वसूल किया गया और क्रिप्टो में जो है वो पैसे लिए गए। सर ये बताइएगा, क्या इसका सुराग लगाया जा सकता है और क्या ये दोबारा से वापस हासिल की जा सकती है रकम जो कि इस तरह भत्ते की मद में वसूल की गई हो? देखिए, अगर आप क्रिप्टो में किसी को पे कर रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको रिवर्स कर लें। ये डिपेंड करता है कि ये जो अटैक था, ये रैंसमवेयर अटैक था या मैनुअल अटैक था, ये समझ लें। रैंसमवेयर अटैक ये होता है कि आपके सिस्टम में मैलवेयर को ऐड किया और उसने आपका डेटा को इनक्रिप्ट किया और उसके थ्रू आपने पे किया। अच्छा। ये जो मैनुअल अटैक होता है कि वैसे ही किसी ने आपका सिस्टम हैक करके डेटा चोरी कर लिया और आपको फोन करके कहा पैसे दो, इन दैट केस आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्चुअल रैंसमवेयर अटैक है तो रैंसमवेयर अटैक को वापस करना बहुत मुश्किल होता है। इसके कोई खास मैकेनिज्म नहीं है। तो मोस्टली अगर आप पैसे दे भी दें तो आपकी फाइल वापस नहीं आती, याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स वालों के पास भी कीज नहीं होती इस तरह की। अच्छा, ठीक है। तो फिर ऐसे में आप करें क्या, जब आपके पास वो की का ऑप्शन आपको देते हैं कि आपका डाटा जो है वो कहीं पे हटा दिया जाता है, सेव कर लिया जाता है अपने पास, और की का ऑप्शन आया, तो किसी सारिफ को उस वक्त क्या करना चाहिए फिर? जब वो आपको की के ऑप्शन देते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें पे कर दो जी, आप हमें क्रिप्टो में पे कर दो या ऐसे सेफ जोन में पे कर दो, तो हम आपको की देंगे। फिर जब वो की क्या होती है, वो भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, वो आप इंस्टॉल करते हो तो आपका सिस्टम जो है वो उसको डिक्रिप्ट कर देता है डेटा को। बट मैं बार बार कह रहा हूँ, आई हाईली डिस्करेज कि आप किसी को पैसे दें और उससे की लें, क्योंकि मोस्ट लाइकली है कि आपका डाटा वापस नहीं आएगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने डेटा का बैकअप रखें, और जब इस तरह का कोई काम हो तो अपनी डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट करें, बाकी डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट करें, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें और डेटा अपना बैकअप से रिस्टोर करें। आपका बैकअप। अच्छा इरफान साहब, जरा हमें ये भी बता दें कि ये तो बड़ा जबरदस्त आपने तरीका बता दिया कि आप बैकअप जरूर रखें अपने डेटा का। सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत सारे इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
लिटरेसी रेट भी आपके सामने है, लेकिन उस पर भी क्या करें जनाब, पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो कोई जरा आसान सी टिप दें, कोई 3 बातें ऐसी बता दें कि जिनसे बचना है, और 3 काम जो हैं वो सारिफीन को लाजमी करने चाहिए ताकि वो इस तरह की सूरत हाल से बच सकें। सबसे पहले जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, जी। जो शायद अच्छा। आपने और मैंने और बहुत सारे लोगों ने किया होगा, हम अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट नहीं रखते, अपने मोबाइल के और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को अपडेट नहीं करते। आपके मोबाइल में जब सॉफ्टवेयर अपडेट आती है तो वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कहाँ कहाँ मसले हैं, उनको हल करके अच्छा। हमें अपडेट भेजते हैं। और मोस्टली हम वो सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल नहीं करते अपने फोन में, जो एक्चुअली लूप होल छोड़ देता है इन लोगों के लिए जो ये फिशिंग करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम अपने पासवर्ड्स का ख्याल नहीं रखते। हमें लगता है कि यार हमारे पास जो डेटा है या हमारा फोन कौन यूज करेगा, अपने पासवर्ड का ख्याल नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात, आप देख रहे हैं कितने लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कई सालों का डेटा अपने फोन में रखते हैं ऐसे और वो मेमोरीज के तौर पे रखते जी, हैं, जी। क्लाउड पे रखते हैं। डोंट डू दैट। आप एक सेपरेट डिवाइस खरीदें, ठीक है। आप अपना डेटा एक सेपरेट डिवाइस में रखें जो इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड। आपको जब वो डेटा चाहिए, जब वो मेमोरीज चाहिए, अपने फोन से कनेक्ट कर लें, लेकिन अपने फोन में ऐसी किसी डिवाइस में बैकअप ना रखें जो इंटरनेट से कनेक्टेड। ठीक है, ठीक ये है। सबसे बड़ा हम मिस्टेक करते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, हम उनको सेपरेट ड्राइव्स में रखें, वो भी इनक्रिप्ट करके रखें। तो ये 4 चीजें अगर हम करें, और जो मोस्टली लोग नहीं करते, तो हम काफी बड़े हद तक बेहतरीन इससे अंदाज में इरफान साहब आपने रहनुमाई कर दी है कि सारिफीन को अपना डेटा महफूज बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनसे बचना चाहिए, और जो गैर ज़रूरी लिंक्स आपको आ रहे होते हैं इनबॉक्स में, आपने उनको गलती से भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि एक क्लिक आपने किया और फिर परेशानियों का और ये बड़ा ना जबरदस्त खत्म होने वाला सजेशन उनकी जानिब से दिया गया, क्योंकि मेमोरीज के लिए आप ना अपनी सालों 10-10 साल पुराना 8-8 साल पुराना डाटा आपके पास वैसे स्टोर है। Nostalgia होता है ना, वो आप बार-बार देख रहे बहुत होते हैं ज्यादा कि जनाब- अगर चुराया जाए वही डाटा, तो देखें ना कैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस सजेशन को आपने अपनी जिंदगी में बहुत शामिल serious करना है है। कि कोई ऐसी डिवाइस में आप सेव कर सकते हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ना हो। लेकिन आज 13 अगस्त है, तो यूं कहा जाए कि जश्न आज़ादी के हवाले से आज चांद रात है, तो ये जी, गलत जी, नहीं जी, होगा, कुछ ही घंटे बाकी है। हाँ, बाजारों में हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टॉल से शॉपिंग कर रहे हैं, झंडियां खरीद रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजे भी खरीदे बाजे जा की रहे हैं, और shopping और सबसे नौजवान बड़ी- तो सिलेंसर निकलवा रहे ये हैं मसले मैकेनिकों के पास। सैलेंसर तो बिल्कुल निकलवाना चाहिए, लेकिन मसले की बात ये है कि जब बाजे पे मैंने तो ये सुना था कि जी पाबंदी लग रही है ना, तो वो पाबंदी के इस्लामाबाद की बाद हद तक भी अगर ये बाजा लोगों के हाथों में आया तो फिर क्या है जी, बजा लेंगे लोग, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि तैयारियां बड़ी जोशो जज्बे के साथ रुझान जा क्या है रही हैं, खरीदारों का? और ये खरीदार बताएं क्या जरा कर रहे हैं, किस तरह से चीजें परचेज करें, इसके लिए रुबीना यूसुफ ने एक बहुत ही खास जो है ना पैकेज तैयार किया है, वो आप लोगों को दिखाते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे किस हद तक इस शॉपिंग को एंजॉय कर रहे हैं। जी रुबीना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। आज़ादी का दिन करीब आते ही हर तरफ सब्ज और सफ़ेद रंग की बहार आ जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से फैमिलीज खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ हैं और घरों पर बच्चे झंडियाँ लहरा रहे हैं, तो कोई बड़ा फ्लैग खरीदने के लिए आया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि आवाम किस जोशो खरोश से 14 अगस्त की प्रेपरेशंस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल सनान आपका नाम? हसन। आप लोग इतने छोटे छोटे हैं और इतने खूबसूरत, और ये स्टॉल लगाया हुआ आप लोगों ने, यस, किसने लगा के दिया? हमारे भाई ने भाई ने लगा के दिया है। सुबह से कितना कुछ बिका है अभी तक? माशाल्लाह से जा रहा है। सही जा रहा है। कितनी शर्ट्स लोगों ने ली हैं? माशाल्लाह ले लिया 50। ये शर्ट कितने की है, जैसे जिस पर पाकिस्तान ये लिखा हुआ है? 350 की शर्ट है। अच्छा, 350 की। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, और इसके साथ कोई वो भी है इसकी पैंट? यस, मिल जाएगी 550 का। सिर्फ अच्छा 550 का फुल पीस हो जाएगा। ठीक है। कुछ आके बड़ी बड़ी आंटियाँ आप लोगों के साथ बहस करती हैं? यस, करती है आपके साथ बहस की उन्होंने? जी, बड़ी चोरियां भी की हैं। ओह अल्लाह। और बहस में क्या कहती है, कितने पैसे कम करो? कम 200, 250, 150 कम। महंगा हमें इतना मिलता भी नहीं, ये लोग वहाँ तो ऊपर से खा भी नहीं हमें आधा। ये अब हमने महंगा जितना लगाया है उतना ही कम हमें दे रही है। कितनी बार आपको ऐसे कितने चांटा मारा कि बाजा ना बजाओ? नहीं, ऊपर से बस पानी फेंक देते हैं। लोग पानी फेंकते हैं आप लोग? हम भाग जाते हैं। ठीक है। क्यों ऐसी शरारतें क्यों करते हैं बच्चे? 14 अगस्त का दिन होता है, एक ही दिन होता है, बाजा तो बजाना पड़ता है ना। ओह माय गॉड। और आप? वैसे में हम बच्चों का तो दिल करता है बाजा बजाने का। ठीक है। आपके लिए एक सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या विश है आपकी, कि क्या काम करेंगे?
ये पहले महंगाई है उसको कम करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इन लोगों के जो गरीब हैं उन्हों की हालत सही करेंगे, उन्हों के लिए एक घर गुर खाना वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ देंगे हम। कितने दिनों से पहनी थी ये कैप आपने? जब से शॉपिंग करने आ रहे हो अब से पहनी है। ठीक है, अभी और कितने दिन पहननी है? 14 अगस्त के तक पहनेंगे। 14 अगस्त से। आज क्या करने आई हैं आप? आज शॉपिंग करने आए हैं। ठीक है, क्या खरीदा अभी तक? अभी तक तो ये फुसा लेने आए हैं, कपड़े वगैरह बनवा दी हैं, ठीक है। चेन वगैरह बनवाई है, ओके, सब कुछ जबरदस्त। सूट वगैरह सारा कुछ। प्यार ही इतना पाकिस्तान से हमें। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइएगा 14 अगस्त मनाने के लिए कहीं जाते हैं आप? यस, ये जो सड़कों पर निकल के बाजे बजाते हैं, लोगों को तंग करते हैं, आप उनमें से हैं या फिर जो बस किन में से आप? उनमें से ही हैं। ओह माय गॉड, यहाँ से जल्दी से चले जाओ। नहीं 14 अगस्त को निकलेंगे, एक बारी मज़ा भी आएगा, पता भी लगेगा कि पाकिस्तान के शहजादे निकले हैं। पिपलियाँ बाजी और जब मोटरसाइकिल का मुर्गा लेके गाँव आँखों के कान के जब मरीज़ कई किस्म के मरीज़ बैठे हुए घर में उनको देखें, उनके साथ जो कुछ होता है ये मनाने का तरीका सही नहीं है। क्या समझते हैं किस तरह से मनाना चाहिए? मसलन मतलब को फातिहा वगैरह पढ़े, कुरान मजीद पढ़े और अपना दुआ मांगे पाकिस्तान के हक़ में, अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज फरमाए और आने वाले हालात को बेहतर फरमाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आमना। आमना, आपका नाम? माफिया। आप दोनों को एडवांस हमारी तरफ से 14 अगस्त मुबारक। खैर मुबारक। और आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं आज? जी दोनों ने एक जैसा सूट जी, लिया? हम दोनों एक ही जैसे एक लेते जैसा हैं। सूट लेती हैं, ठीक है। और आप लोगों ने झंडे लिए हुए हैं। जी। और कुछ लिया? आप लोगों चूड़ियाँ लेनी है अभी, हेयर बैंड लेने हैं, पिन्ने लेनी है और जूतियाँ लेनी है अभी, और हेयर बैंड भी लेंगे, वाजे भी लेंगे। ने? वाह जबरदस्त। आपने कुछ लिया अभी तक? ये सूट लिया, अभी चूड़ियाँ भी लेनी है, मैंने अपनी बहन जैसी लेती हूँ। बहन जैसी हर चीज़ देती जी। है, ठीक है। घर को कुछ डिकोर किया, झंडे लगाए, झंडियाँ लगाई, जी, झंडा भी लगाया है, 2 लगाए हैं और झंडियाँ लगाई हैं। ठीक है। और कुछ किया आप लोगों ने? और मनाने के लिए कहाँ जाना है आप लोगों ने? गुलशन बाल जाएंगे। ठीक है। और आप लोग? आप भी इनके साथ? जी, ठीक है। और आप दो अपनी फैमिली के साथ बनाती हैं या फ्रेंड्स के साथ? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ आप लोग बनाते हैं। 14 अगस्त के हवाले से कोई एक मैसेज देना चाहें आप? क्या? कुछ भी कहना चाह रही हूँ आपकी, जितने लोग आपको देख रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी 14 अगस्त आने वाले हमें बहुत अच्छा लगता है, बच्चे मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। 14 अगस्त आने वाली खुशी ही मनाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आपको एक कुछ काम करती वो क्या होता? मैं अच्छा ही काम करूँगी। सबसे पहले तो बिजली का बिल कम करेंगे। ठीक है। और आप? मैं भी बिजली कम करूँगी। बिजली का बिल कम करेंगे? जी। ठीक है। महंगाई ख़त्म करेंगे। ठीक है। और जब कोई एक ऐसी याद जो 14 अगस्त के साथ जुड़ी भी हो आप लोगों की? दोस्तों के साथ बाहर जाना, मम्मा के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, ये। थैंक यू सो मच। बाना, मुझे बताइएगा किस तरह से आप लोगों ने क्या खरीदो फरोख्त की अभी तक 14 अगस्त के लिए? अभी तक तो क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, कितने से भी वेज भी 100 रुपीज़ में हुआ हुआ है। लाजमी बताया लेने तो है बच्चों के लिए। अब इसके लिए अभी फ्लैग लिया है हमने, वो लिया है, कपड़े वगैरह लेने आए हुए हैं। ठीक है। अब देखेंगे प्राइस क्या होते हैं। घरों पर बड़ा झंडा लगाया? हाँ, बड़ा झंडा वगैरह लगाना है, अभी लेना है सारा। ठीक है। अभी सब कुछ लेने के लिए हाँ, अभी आई अभी हुई हैं। और आपने कुछ खरीदा अभी तक? जी, झंडा खरीदा। और शौक क्या है? चूड़ियाँ पहनने का, जूता या कपड़े, क्या? चूड़ियाँ चूड़ियाँ बहुत पसंद है 14 अगस्त की, वाइट और सब। वाइट और भी। ठीक है। और आप अभी लेंगी? जी, अभी लेंगी, सब कुछ है ना अभी। ठीक है। और आप अपने घर पर झंडियाँ लगाई? जी, लगानी है ठीक है। कुछ रेडी हो रहा है। ओके। अभी आप लोग खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये क्या खरीदा आपने? बाजा। आपने क्या करना था ये? 14 अगस्त पे बजाना है। ओके। किस तरह से बजाते हैं इसको? ऐसे। ओह माय गॉड, अभी ना बजाना हमारे कान फट जाएंगे। आपकी मामा ने कहा कि ये मत लो, लोगों के कानों में शोर जाता है? नहीं कहा। नहीं कहा और खरीद के दे दिया। घर पे झंडियाँ लगी हुई हैं? हाँ जी, लगी हुई। बड़ा झंडा लगाया? नहीं है। आपका नाम क्या है? इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम, बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनना चाहते हो? वाह। अच्छा, और इस मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं आप? क्या काम? दुश्मनों को मारना। क्या चीज़? दुश्मनों को मारना। कौन से दुश्मन? इंडिया वाले दुश्मन। ओके। इंडिया वाले दुश्मनों को मारना है आपने, फौजी होकर बड़े बनना है।
आज़ादी एक नेमत है और हमें इस दिन को अपनों के साथ मनाना चाहिए। और ये दिन एक जश्न का नहीं बल्कि अज़्म को दोहराने का है कि हम सबको मिलकर अपने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। उम्मीद है कि आज का सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे अमराज़े कल्ब की। इस हवाले से एक चौंका देने वाली तहकीक सामने आई है जिसने सेहत के शोबे को हिला के रख दिया है। इस तहकीक में ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के तकरीबन आधे मरीजों की उम्र 50 साल से कम है और हैरत अंगेज तौर पर 12 से 15% मरीज 40 साल से भी कम उम्र के हैं। ये तहकीक कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब की अपनी अमराज़े कल्ब की माहिर टीम ने तैयार की और इसे मुकम्मल किया। ये मुतालिया 7 जून 2021 से 31 दिसंबर 2023 के दरमियान जारी रहा, जिसमें 261 दिल के मरीजों का डेटा शामिल किया गया। तहकीक के नताइज आलमी जरीदे जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एडवांसेस में शाया हुए और माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबीतस, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, सिगरेट नोशी और गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी और खुराक, कम उम्री में दिल के दौरे की बड़ी वजूहात हैं। इन तमाम अवामिल की वजह से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता जा रहा है जहाँ नौजवानों को दिल का दौरा सबसे ज्यादा पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा नौजवान दिल के मरीज़ हैं। हर तीसरे नौजवान को हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ है, 40% को बुलंद फिशार खून है, मोटापा आम हो चुका है। सिगरेट नोशों की अगर हम लोग बात करें तो उसकी शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। 30 साल की उम्र के बाद हर शख्स को दिल का मुकम्मल चेकअप लाजमी करवाना चाहिए ताकि बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सके, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इंटरनली बॉडी में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इस बिल्कुल जी, अगर आप तंदुरुस्त भी हैं तो फिर भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मैं अभी एक हाल ही का वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हमारे एंकर ही हैं, हमारे दोस्त हैं उसामा शेरबानी, वो इस जाने फानी से कूच कर गए हार्ट अटैक की वजह से और बड़ी यंग एज में, और ये बड़ा सोचने का बिल्कुल सोचने का मकाम है। इस पर डिस्कशन कर लेते हैं हमारे अमराज़े कल्ब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, ये जो रिसर्च सबसे पहले सामने आई है इसको डिस्कस कर लेते हैं। कम उम्री में हार्ट अटैक बढ़ा है, कितना खौफनाक है ये, और अब हमें ये सुनने को मिल रहा है और नौजवान इससे बाकायदा खौफजदा है। आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं इसके पीछे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं इस ग्लोबल पेंडेमिक है और पाकिस्तान जो है उसमें इसे कहते हैं प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अच्छा, वक्त से पहले आने वाली। आमतौर पे मर्दों में ये बीमारी 55 साल से पहले नहीं आती, ख़वातीन में 65 से पहले नहीं आती। मगर आप देखें कि ये पैटर्न चेंज हो गया। अब तो आधा का नाम दे रहे हैं कि अब ये एक पेंडेमिक है। सही। और पाकिस्तान का नंबर ओवरऑल दुनिया में 20 से नीचे लेता, 20-21 नंबर पे आता था पाकिस्तान ओवरऑल, अगर हम बात करें नॉर्मल डिजीज़ की। मगर गुज़श्ते चंद सालों से अगर आप देखें इसकी बीमारी का बर्डन इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान रेड एरिया में आना शुरू हो गया। और ये डब्ल्यू हेल्थ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके ऊपर कैंपेनिंग नाफज करने वाली सूरत बन गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, जैसे हम ये तो देख रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है और पाकिस्तान जो है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद खास तौर पे नौजवान ऐसे, चाहे वो मेल्स में हो फीमेल्स में हो, हम देख रहे हैं इवन 30s के, अब तो 20s में भी हम देख रहे हैं लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये जो इशू आ रहा है इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? क्या खुराक का इशू है, स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब है, इस वजह से आपको ये मसले हो रहे हैं? बिग रीजंस क्या हैं? सबसे बड़ी वजह जो हमारा तर्ज जिंदगी है, जिसे कहते हैं लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ से बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है। ज़्यादातर लोग बैठने को तरजीह देते हैं जी, या वो इस्तेमाल करते हैं गाड़ी का, बाइक का। वॉक खत्म ही हो गई है, वो वॉक को तरजीह नहीं देते। और इवन बाइक का जो बाइसिकल होती थी जिसमें खुद वो चलाते हैं, उसमें कोई पेट्रोल खर्चा नहीं है, कोई वो नहीं है, उसमें एक्सरसाइज है, उसको लोग वो इतना पसंद नहीं करते। अगर हालिया वाकई में देखें, नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे जी, उसमें मार्क रुटे, उसने क्या किया था, वो 14 साल के बाद जब उसने वो किया तो वो साइकिल पे उन्होंने प्रॉपर अपनी जो है वहाँ से निकला। तो ये बड़ा कॉमन नजर आता है। इट्स नॉट अबाउट द ये ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज ऑफ द हेल्थ। तो हेल्थ को प्रायोरिटी जब बनाएंगे तो फिर आप एक्टिविटी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें बताएं कि वो हेल्थ को तो प्रायोरिटी डेफिनेटली बनाना ही होता है, वो कौन से हमारी बॉडी में साइंस हैं जो अगर आना शुरू हो जाते हैं तो हमें फौरन जाके चेकअप करवाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो इसकी फैक्टर्स है उसकी बात कर लेंगे, तर्ज जिंदगी और जो खुराक का अमल है हमारा, खाने पीने का, इसमें बहुत ज़्यादा परहेज होता है। जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं हम करें, तली हुई बरगन चीज़ों से आप परहेज करें, अपना वजन का उसको मेंटेन रखें। 8 घंटे की जो नींद है ये बहुत ज़रूरी है पुरसकून। ऐसे वो लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं जी, रात की नींद नहीं लेते, किसी से बहुत तस्वीर जो हमारी जो फील्ड है, इवन डॉक्टर्स के अंदर भी प्रोफेशन की जो फील्ड है मेडिकल से रिलेटेड, वो जागते हैं।
इवन आपकी मीडिया से रिलेटेड लोग ऐसे हैं जो राइट पे शिफ्ट करते हैं, तो उनमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम। 12 ये रिसर्च जिंदगी हमने शिफ्ट हो जाती है, शेयर सही भी बात की थी डॉक्टर साहब, अपने शो में ही हमने इसको डिस्कस किया था। ये बताइएगा कि दिल की बीमारी की इब्तदाई अलामात क्या हो सकती है? मतलब हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि बाजू में पेन है, लेफ्ट बाजू में पेन है, किसी को सीने में दर्द है तो वो भी इसे कार्डियक अरेस्ट से तशबीह दे रहा होता है, इस तरह का शायद कोई मुझे मसला बन गया है। किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई भी आम इंसान जो है वो रोज़मर्रा के काम कर रहा था, रोज़मर्रा काम करते हुए उसका सांस फूलना शुरू हो गया। अच्छा, तो सांस का फूलना, लैक ऑफ एनर्जी, जी वो समझता कि जो जिससे मैं आज से 5 साल पहले काम करता था या 2 साल पहले, अब उसमें वो कैपेसिटी कम है, लेथार्जिक होना शुरू हो गया। ये जो सीने का दर्द है लेफ्ट साइड के ऊपर, बाएं बाजू में आना, जबड़े में जाना, सांस का फूल जाना, और ये बिल्कुल इसमें इतनी शदीद पेन होती है, जैसे कहते हैं कि एन एलिफेंट ऑन योर चेस्ट, अगर हाथी का पाँव यहाँ रखें कितनी पेन होगी, ये नाकाबिल बर्दाश्त होती है। इस तरह की पेन होती है जो क्लासिकल हार्ट की होती है। लेकिन आमतौर पर जो सांस का फूलना और इसके अलावा आपकी दिल की धड़कन में बेतरतीबी, बहुत ज़्यादा कम होना, ये इंडिकेशन है, या ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आना, ये एक आम ये वो इंसान के लिए साइंस हैं समझने जिनको बातें हम बता रहा अगर हूं मैं। हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ थोड़ा सा इशू आ रहा है। छाती में दर्द होना काफ़ी नहीं है, अच्छा ठीक है, ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। होनी और चाहिए एक और साथ। बात, ये नाव से ऊपर कहीं भी जी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, जरा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप वेप आजकल बहुत आम हुआ हुआ है, तंबाकू नोशी के हवाले से भी कहा जाता है अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से लोगों को कितनी अवेयरनेस देना चाहेंगे कि इन चीज़ों से किस हद तक दूर रहना चाहिए, किस हद तक इफेक्ट करती हैं ये आपकी दिल की टोबैको सेहत? कंजप्शन इन एनी फॉर्म, चाहे वो सिगरेट्स हैं, वेप्स हैं, इलेक्ट्रिक सिगरेट्स हैं, ये समझ लो कान को यहाँ से पकड़ लेंगे, इसमें सिर्फ टोबैको हार्म रिडक्शन है। अच्छा, दिस इज ओनली अ टोबैको हार्म रिडक्शन। इसका जो ओवरऑल होता क्या है कि जब आप किसी को बताते हैं कि इसका नुकसान कम है, वो इसकी कंजप्शन बढ़ा देते हैं। जब पता है इसका इतना नुकसान नहीं, वो तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका उतना ही नुकसान सारा होगा दिन जितना वेप इसलिए तो पी रहे होते हैं कि इसका पता नहीं नुकसान नहीं है, उनका माइंड तो में यही ऐसा होता बिल्कुल है। भी नहीं है, इसका भी उतना ही नुकसान है। हाँ, ये एक नुकसान कम है, मगर इसको ये कहना कि बिल्कुल नहीं, ये गलत है। नुकसान तो होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम आपसे बात आगे भी कर रहे थे ब्रेक में भी कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को लोग मिक्स कर जाते हैं, और कार्डियक अरेस्ट में आपने बताया कि आपके पास बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के। तो इंटरनली क्या आपको फौरन से कोई इकदाम ऐसे करने चाहिए जो पेशेंट के पास मौजूद हो, या अगर पेशेंट बिल्कुल अकेला है और उसको ऐसा कुछ हो गया है तो क्या वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकता है हॉस्पिटल जाने तक? देखिए, कार्डिक अरेस्ट से मुराद ये है कि दिल का बंद हो जाना। जी दिल ने काम करना छोड़ दिया है। आमतौर पे ऐसे लोग फौरन कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, दिस इज एन हम वीडियोस भी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे इसलिए उसमें भी होता है कि छाती को दबाना, जिसे कहते हैं CPR, जी जी चेस्ट कंप्रेशन देना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बाहर के मालिक में स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जाता ऑफिस के अंदर उन्होंने ले मैन बंदों को भी ट्रेन किया हुआ है कि अगर कभी ऐसा हो तो उसको कैसे अपने चेस्ट कंप्रेशन देनी है। CPR जो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये एक एमरजेंसी प्रोसीजर होता है, इसमें बचाव के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कार्डिक अरेस्ट में हर गुजरते मिनट के साथ उसमें बचने के चांसेस 1% कम हो जाते हैं। अब जितने मिनट गुजर जाएंगे जी हॉस्पिटल आने तक, उतना वो उसका मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। जहाँ तक हार्ट अटैक का तलक है, इसमें आमतौर पर सीने में दर्द, सांस का फूलना, ठंडे पसीने आना, इतने होती हैं। और उसमें वो डिस्प्रिन की एक गोली जी अगर वो खा लें तो 100 में से 23 बंदों की जान बच सकती है। अच्छा। इतना टाइम मिल सकता है कि वो हॉस्पिटल जाके लैंड हॉस्पिटल से चला जाए। वो अच्छा, कौन सी गोली खाई जा डॉक्टर साहब हमें ये भी जरा बता दीजिएगा, फूड की हमने बात की, थोड़ी चहलकदमी की भी बात की, लोगों को चलना चाहिए जी। और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीरें जो कि रोजमर्रा जिंदगी में सबको अपनानी चाहिए ताकि इस तरह की सूरत हाल ना पेश आए? देखिए, 30 मिनट्स वॉक ओके पर डे। अगर कोई बंदा अपने आप को 30 मिनट नहीं देता पार्क के अंदर या खुद को नहीं, तो वो तैयार हो जाए अगले 4 सालों में किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं करता। यस, वो सबसे पहली चीज़ वो है। नींद अपनी अच्छी रखे, हाइड्रेशन, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें। लोग पानी नहीं पीते आमतौर पर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्मोकिंग है तो उसको तर्क करें। ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये आप डिस्कस नहीं होती, ये नज़र नहीं आती, मगर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी हैं। इससे खुद को बचाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत बेहतरीन आपने गुफ्तगू की और बहुत सी अहम बातें जो हैं आपने बताई हमारी ऑडियंस को, नाजरीन को, हमारे लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, नई थी। और यकीनन ये खतरा जो है इस वक्त मंडला रहा है सबके सर पर, और नौजवान इसका बुरी तरह शिकार हो रहे हैं। और किस तरह से आपने इसको बचना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपने छोड़ना है, उसको बदलना है, अपनी जिंदगी में चहलकदमी को शामिल करें, वॉक को शामिल करें, तो किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करें। डेली बैठते हैं जो मॉर्निंग में हम यही बात कर रहे होते हैं कि जी आप अपने, मेरे ख्याल में लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेना तो बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अपना स्लीप साइकिल बेहतर करें, प्लीज एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लें, और फूड जितना क्लीन रखेंगे, क्योंकि जो आप खाते हैं आपने फिर वही बनना होता है। जितना फूड आपका क्लीन होगा
उतनी ही आपकी हेल्थ क्लीन रहेगी और मेरे ख्याल में दिल की बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो आप उससे आप अपने बच आप को सकते हैं। जरूर दें, अपने लिए बिल्कुल जरूर ऐसे निकालें ही। जितनी भी आपकी मसरूफियात हैं। और आप जो है अब थोड़ा सा टाइम ले लें, 30 मिनट तो नहीं, कुछ मिनट लें, उसमें सोचें कि अब आपने क्या करना है, अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लानी है। इसी दौरान हम आपसे इजाजत तलब करते हैं। ये था हमारा आज का शो। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से आपके संग सेलिब्रेट करेंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।